नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं छठ पूजा को लेकर। दोस्तों छठ पूजा के साथ जो है बिहार का ये अद्भुत संयोग जो हर 5 साल पर देखने को मिल जाता है और इस साल ये जो है छठ, इस बार सबसे रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है कि जो है इस बार नई पार्टी एक जनसुराज का भी एंट्री हो चुका है। प्रशांत किशोर पांडे जो है बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों फिर भी वो माहौल नहीं बना पाए हैं। पहले माहौल टाइट किए लेकिन थोड़ा सा माहौल इस बार नहीं दिख रहा उस ढंग का। और साथ ही साथ बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग की साहनी जो है मुकेश साहनी, वो जो है समीकरण का सारा समीकरण खराब कर दिया है और साथ ही चिराग को लेने के साथ ही एनडीए जो है बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और इसी के साथ बात करेंगे कि हम लोग एक अनुमान तक कुछ ले सकते हैं, एक फिगर ले सकते हैं, कुछ इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखेंगे। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि कांग्रेस 61 सीट पर लड़ रही है तो कांग्रेस जो है वो 14 सीट निकाल देगी, या फिर चलिए आप 14 से 16 ले लीजिए कन्वीनियंस के लिए। और साथ ही बात करते हैं मुकेश साहनी 15 सीट पर लड़ेंगे। तो मुकेश साहनी मामलों के जानकार हमारे पास हैं विशु जी। विशु बता पाएंगे कि 15 सीट में कितना सीट मुकेश साहनी निकाल पाएंगे? बताइए विशु। मुकेश साहनी अधिकतम 2 सीट निकाल पाएंगे और इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है उनसे, जैसा कि उनका जनाधार है। तो दोस्तों इन्होंने कहा जैसे कि 2 सीट जो है, 2 सीट भी हालांकि मैं तो नहीं मानता था, लेकिन हालांकि इन्होंने दे दिया है तो 2 सीट को हम लोग जो है कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि 2 सीट जो है निकाल देगा। अब हमारे साथ आएंगे जनसुराज के एक्सपर्ट भाई, बताएंगे कि प्रिंस जी बताएंगे आपको कि जनसुराज जो है इस बार कितना सीट निकालेगी, या फिर ये भी एक मोटा मोटा आंकड़ा भी आपको बता देंगे कि कितना प्रतिशत के आसपास जो है ये लोग वोट कवर करने वाले हैं। जनसुराज भाई या तो अर्श पे रहेगा या तो फर्श पे रहेगा। और मतलब जनसुराज कितना वोट लाएगा, कितना प्रतिशत वोट लाएगा, यही डिपेंड करेगा कि आरजेडी को कितना सीट आएगा। अगर जनसुराज मान लीजिए कि 15-20% वोट ले आती है तो आप मान के चलेंगे कि तेजस्वी को बहुत ज़्यादा बढ़त मिलने वाली है। अगर नहीं लाती है, ये फुस हो जाती है, मान लीजिए 2% 5% पर रह जाती है, तो फिर आरजेडी का कुछ नहीं होने वाला है। आरजेडी 50 के अंदर में रह जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी। हालांकि लग रहा है कि इनका झुकाव कुछ ज़्यादा ही हो गया है प्रशांत किशोर के साथ। फिर भी हम लोग एक मोटा मोटी आंकड़ा ये पूछने वाले हैं कि फिर भी ये सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लगभग कितना सीट निकाल देगी वो? 2 सीट, 5 सीट, 3 सीट, 4 सीट, या फिर 20, 50, 150? नहीं, सीट तो नहीं निकाल पाएगी जहाँ तक हमको लग रहा है। कोई एक आध स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो गया, जैसे हमारे रितेश पांडे हो गए, या कुछ इस तरह के कुछ एक आध स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो अपने दम पे निकाल ले तो निकाल ले। बाकी फिर भी आप एक चंपारण के हैं, क्या नाम है उनका, कोई सहनी है, वो भी निकाल सकते, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। फिर भी प्रिंस हम लोग एक आंकड़ा लेकर चलते हैं कि 5 सीट लेकर चलते हैं। 5 सीट मान के चलते हैं। और इसी के साथ हम लोग बात करते हैं जैसे कि अगर हम लोग इधर आए तो कुल मिलाकर जैसे कि विशु बताएंगे आपको कि जो है मान लिये कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है, ये तीनों मिलाकर लगभग एक मोटा मोटा आंकड़ा आप जो आप बता सकते हैं कि कितना सीट तक निकालेंगे ये लोग? मैं अगर कुल सीटों का प्रेडिक्शन करूं तो जैसे महागठबंधन और एनडीए की सहयोगी पार्टी मिलाकर, एनडीए को मुझे जैसा दिख रहा है तो एनडीए कुल मिलाकर इस बार 150 प्लस सीटें जीत रही हैं और जो बची सीटें होंगी वो नहीं, मेरा सवाल बेसिकली ये था कि आप ये बता दीजिए कि लगभग जो एक कोई आंकड़ा बता दीजिए, कोई एक डाटा आप दे सकते हैं, कोई एक फिगर बता सकते हैं कि ये तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां, या फिर ये कहे कि मेनली मान लीजिए जो है वो कितना सीट निकाल देगी, तो आप तीनों को मिलाकर कोई एक डाटा दे दीजिए कि लगभग इतना सीट निकालेगी। जैसे कि अभी सारी सीटें ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है ना कम है, वो पिछली बार जिस हिसाब से थे 15 के आसपास वैसे ही रहेंगे इस बार भी। कम्युनिस्ट पार्टी जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी सारी सीटें क्लियर नहीं है। वो महागठबंधन में उनकी जितनी सीटें आवंटित की गई है उनसे ज़्यादा सीटों पर वो लड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटें जीत पाएंगी सारी, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी मिलाकर। मुझे लग रहा है जैसे आपके अंदर भी कुछ कम्युनिस्ट को लेकर विरोधी मानसिकता है, इस वजह से 6 सीट तो बहुत ज़्यादा ही कम कह दिया आपने। मैं ये पूछना चाहूँगा प्रिंस से मोटा मोटी एक बात कि जो कुछ सीटों पर जो है महागठबंधन में हम लोग को देखने को मिला कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। तो क्या लगता है आपको कि अभी जो नॉमिनेशन वापस लेने की जो तिथि है, नामांकन वापस लेने की तिथि, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये लोग कुछ इसमें निष्कर्ष निकाल लेंगे या फिर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी रहेगी? अब ये तो डिपेंड करता है, जेडीयू में है नहीं नीतीश कुमार बातचीत करने लायक, अब अमित शाह पे डिपेंड करता है क्या। नहीं, फ्रेंडली फाइट महागठबंधन का मैं पूछ रहा हूँ, उधर तो लगभग क्लियर हो चुका है। अच्छा, इधर महागठबंधन में इनका पता नहीं, अब कुछ कह नहीं सकते, अभी बहुत ही कंटेस्टेड सीट से ये सब कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। हाँ बिल्कुल, लगभग मुझे भी यही लग रहा था कि ये जो स्थिति है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है कांग्रेस का भी दिखाना जा रहा है, कांग्रेस का भी देखने तो हम लोग लगभग 7, 8 या 5, 6 सीट तो कम से कम है ही जहाँ फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है, और ये कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन को कमज़ोर करने का काम करेगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एनडीए में, कुछ विश्लेषण कर लेते हैं एनडीए में जो शामिल पार्टियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से जदयू, भाजपा
और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी हम, और साथ ही साथ जो है एक पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो कि पहले रालोसपा थी। तो हम बात करेंगे विशु से कि इनको क्या लगता है कि सबसे पहले तो हम लोग छोटी पार्टी की बात करते हैं कि आपको क्या लगता है मांझी को जो मिले हैं 6 सीट, हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि 2 सीट पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन सकती है, हालांकि उन्होंने ये बात अपनी वापस ले ली है, तो आपको क्या लगता है कितना सीट निकालेंगे जितना मांझी? मांझी साहब 3 सीटें निकाल सकते हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात की जाए तो वो भी 6 में से 3 सीटें मुझे निकालते हुए दिख पा रही है। और लोजपा की बात की जाए तो लोजपा का स्ट्राइक रेट इस बार ज़्यादा रहने की उम्मीद है। हमको लगता है कि एनडीए में जो भी पार्टियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट लोजपा का ही रहने की मतलब एक मिनट मैं यहाँ रुकना चाहूँगा कि आपको क्यों लगता है कि ऐसे जो है लोजपा ज़्यादा सीट निकालेगी, जबकि लोजपा के बारे में लगभग सर्वविदित है कि लोजपा जो है वो पैसे से उधर टिकट मिल जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, आरोप लगती हैं कम से कम, ये तो आप जानते होंगे। तब भी आपको क्या लगता है 29 में कितने सीटें निकाल पाएंगे चिराग पासवान? 29 में वो 20 सीटें निकालने जा रही है। मुझे जैसा इस बार का अनुमान मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही प्रेम हो गया आपका चिराग पासवान से। अब बताएंगे प्रिंस हम लोग के साथ कि 29 में कितना सीट लगभग निकाल पाएंगे चिराग पासवान? 15 सीट निकाल लेंगे? हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 100 सीट पर जो है वो नीतीश कुमार की जदयू लड़ने वाली है, और सेम नहीं 100 नहीं 101 और 101 पर ही जो है बीजेपी कंटेस्ट करने जा रही है। तो अब आप बता दीजिए प्रिंस मोटा मोटी कि आपको क्या लगता है बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या रहने वाला है, बीजेपी कितना सीट निकालेगी, जबकि बीजेपी इस बार जो है 15 से 20 नए लड़ाकों को उतारी है, तो इसको देखते हुए आप बताएंगे। बीजेपी कमोबेश पिछली बार जितना उनका सीट था उतना पर ही रहेंगी, और जेडीयू का आप मान के चल सकते हैं कि 20-25 सीट बढ़ेगा, जो पिछला बार था उसमें 20-25 सीट का आप बढ़त देख पाएंगे। कहने का मतलब आप पिछली बार जदयू 40 से 50 के बीच में थी, मतलब वही कोई 44-45 थी, 48 थे, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जदयू 70 सीट लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और भाजपा के बारे में भी कमोबेश आपका यही कहना है? हाँ, भाजपा जो पिछली बार उनका जो सिचुएशन था वही सिचुएशन इस बार रिपीट होगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं तो कुल मिलाकर जैसे 140 सीट भाजपा और जदयू मिला के, यही मान ले 15 सीट तो चिराग पासवान। और अल्टीमेटली ये सारा समीकरण डिपेंड करता है पर जनसुराज कितना % वोट लाती है, क्योंकि जनसुराज जो भी वोट काटेगी सिर्फ एनडीए का काटेगी, आरजेडी का वो कुछ नहीं काटेगी। नहीं, लेकिन आपको फिर भी ये ध्यान रखना होगा किसी बीच ओवैसी जो हैं वो अगर मान लीजिए कि प्रशांत किशोर जितना वोट काटेंगे एनडीए का, तो साथ ही आप ये देख सकते हैं कि हालांकि चंद्रशेखर रावण की पार्टी इतनी कुछ यहाँ प्रभाव नहीं जमाएगी, लेकिन ये फिर भी है कि ओवैसी किशनगंज एरिया ये सब एरिया का सीट को छोड़ के कुछ ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे दूसरे सीटों पर। फिर भी मान सकते हैं कि सीमांचल की जो है 5-10 सीटें तो वो खराब कर ही देंगे महागठबंधन का। 5 सीटें मान के चल सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि बसपा जो है वो भी कुछ सीटों पर महागठबंधन को नुकसान ही पहुंचाएगी, या फिर इस पर आपका क्या कहना है? बसपा का वोटर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महागठबंधन को ही वोट करता है, वो एनडीए को भी वोट करता है। जेडीयू का भी लोअर कास्ट में अपील है, आप बीजेपी का भी मान के चल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी का काटेगी, तो इसमें मिला जुला लग रहा है, ये कुछ वो नहीं है कि एक ही तरफ का कटेगा सिर्फ। अच्छा, इस पर आप विशु बताएंगे कि लगभग आप एक मोटा मोटी आंकड़ा जो हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है एनडीए बहुमत में आएगी, ये तो हम लोग लगभग मान के चल रहे हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि एनडीए कितनी सीटों के साथ सरकार बनाएगी? मुझे जैसा लगता है कि बिहार के विभाजन के बाद मुझे लगता है कि इस बार एनडीए अपना दूसरा सबसे अच्छा स्कोर करने जा रही है और करीब 150+ सीटें जीतेंगी एनडीए। और महागठबंधन के बारे में लगभग आपका क्या ख्याल है कि वो कितना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो इतना सीट जीत रहे हैं तो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी? नहीं, हाँ, मुझे जैसा देखने से लग रहा है कि महागठबंधन इस बार 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, क्योंकि जैसा सामाजिक समीकरण उन्होंने बिठाया है इस चुनाव में, जैसे प्रत्याशियों का उन्होंने टिकट वितरण किया है, तो इससे जो अति पिछड़ी जाति है उसमें गहरी असंतोष की भावना व्याप्त हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार 100 पार नहीं करने जा रही है। नहीं, हालांकि आप देखेंगे महागठबंधन इस बार कुछ छोटी पार्टियों को भी, जैसे कि पिछली बार मुकेश सहनी नहीं थे, और जो है मुकेश सहनी के लगभग वो जो बताते हैं निषाद की वोट, सभी लोग लगभग मिला के 9-10% का जो है मामला वोट बैंक का उनका भी है, तो नहीं भी कुछ हुआ इधर। तो आपको नहीं लगता कि पिछली बार से इस बार जो है ये बढ़त देखने को मिल सकता है महागठबंधन के पक्ष में? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे 2 फैक्टर भी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे 2 फैक्टर हैं, क्योंकि महागठबंधन में मुकेश सहनी के अलावा कोई दूसरा सहनी नेता नहीं है। जो निषाद के कम्युनिटी के नेता है वो कोई बड़ा नेता मुकेश सहनी के अलावा महागठबंधन में नहीं है, जबकि एनडीए में आपको कई सारे नेता दिखेंगे। जैसे विधान परिषद के जो नेता है, विधान परिषद में जो एनडीए के नेता है, भाजपा के नेता है वो हरीश सहनी है विधान परिषद में। इसके साथ ही जदयू की बात करें तो जदयू में हरीश सहनी मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में सांसद है राजभूषण निषाद,
जो भाजपा के बड़े नेता हैं, तो इस तरह के बहुत अच्छा, कांग्रेस मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सानी फैक्टर जो है 10% का मामला सिर्फ ये जो है इस सानी के किताबों में दिख रहा है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि दोनों तरफ वोटों का बिखराव होगा। तो आगे हम ये बात करते हैं कि एक साथ ही आप देखे होंगे कि आईपी गुप्ता की एक पार्टी आ गई है, पता नहीं नाम मुझे, मैं अभी इंक्लूसिव कुछ पार्टी है, तो आईपी गुप्ता की जो पार्टी है उनको भी महागठबंधन में 3 सीटें दी गई हैं। तो आपका क्या लगता है कि मतलब वो भी कुछ वोट बैंक जो है कुछ तो मतलब होगा, 2-3% जो भी उनके वोट होंगे वो तो महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर हो ही जाएंगे? जी, इस मामले में मैं कहूँगा कि आईपी गुप्ता का जो 2.3% वोट प्रतिशत है उनके जाति का, तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से लगभग ट्रांसफ़र कराने में महागठबंधन के पक्ष में सफल रहेंगे, मुझे जैसा ये अनुमान लग पा रहा है। चलिए, सीटों को लेकर हम लोग जो है एक विश्लेषण कर चुके हैं। मैं प्रिंस से जानना चाहूँगा कि क्या लगता है 25 से 30 नीतीश कुमार होंगे या नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तत्काल में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और अगले 1 साल में आप मतलब उनको हटाना भी पॉसिबल नहीं है। अब लेकिन 26 के बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बीजेपी जो है उन्हीं के चेहरे पे तो चुनाव लड़ रही है, मतलब अभी देखा जा रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं एनडीए के पास सबसे बड़ा चेहरा बिहार में नीतीश कुमार ही है, उनको इग्नोर करके एनडीए कुछ भी नहीं हासिल कर सकती है। एनडीए बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, एकमात्र नीतीश कुमार चेहरा है और बहुत रिलेवेंट चेहरा है, मतलब उन पे एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं कर पा रही है। अच्छा, मैं विशु से ये जानना चाहूँगा कि क्या इनको भी लगता है कि भाजपा, ये तो खैर इनको लगता है कि भाजपा जो है मतलब एनडीए जो है वो बहुमत में आएगी और ठीक ठाक बहुमत में आएगी, लगभग 2/3 बहुमत ना भी कहें तो मतलब ठीक ठाक बहुमत में आ जाएगी, तो क्या इनको भी लगता है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है भाजपा सीएम बनाएगी नीतीश कुमार को? जी, मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए तो ज़रूर बनाएगी और कम से कम चुनाव जीतने के तुरंत बाद जो भाजपा अपनी 2027 की यूपी चुनाव को लेकर जो जैसी रणनीति अपना रही है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 2027 तक तो रहने वाले हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है इस पर डिपेंड करता है। 1 साल नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जा रहे हैं और उनको हटाना अब इसलिए भी आसान नहीं है, लोकसभा में भी उनका 12 सीट है, तो इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार को आप डायरेक्ट साइड कर देंगे। सेंटर में एक इम्पॉर्टेंट आपके एलआई है नीतीश कुमार, तो और 26 तक तो है और नीतीश कुमार का सेहत पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अगर शपथ ले ले, हालांकि ये बात की बात है, फिर भी 1 मिनट के लिए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद इस वीडियो को समापन होगा। मैं ये कहने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत प्रेशर में जो है काम करने वाले हैं या फिर अभी कर रहे थे भाजपा की प्रेशर में? मैं इस प्रेशर की बात कर रहा हूँ। अब क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर नहीं कर रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ मतलब जो उनके आसपास में है इम्पोर्टेंट अधिकारी नहीं, मेरे कहने का मतलब प्रेशर भाजपा का था, मैं इस प्रेशर की बात कर रहा हूँ। वो अधिकारी तो उनका खैर वो जो कहते हैं रेड टेपिज्म जो है, लाल फीताशाही, वो तो नीतीश कुमार के बारे में सर्वविदित है, लोग कहते हैं ऐसा। मैं भाजपा की प्रेशर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, भाजपा अच्छे पोर्टफोलियोज डिमांड करेंगी और अपना बहुत वो ऑटोनॉमी दिखाना चाहेगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा पार्टी भाजपा ही होने वाली है इस चुनाव में। बाकी देखते हैं आगे कैसा होता है। और मैं इसी वीडियो को अंत करने से पहले यही पूछना चाहूँगा कि विशु को जो आप कुछ अपील करना चाहते हैं बिहार के जनता को चुनाव से पहले, एक छोटा सा अपील जो आप करना चाहते हैं कुछ शब्दों में। मैं अपील यही करना चाहूँगा कि किसी भी उम्मीदवार को अपना मतदान करने से पहले उस उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश जरूर करें कि वो शिक्षित है कि नहीं। वो क्या ये पता कर ले कि किस जाति से आते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या पता कर ले उनके बारे में? उनके बारे में कि वो उनकी शिक्षा अच्छा आपसे, अच्छा ठीक है, मैं ये समझ गया। मैं प्रिंस से ये पूछना चाहूँगा कि आपका निजी मत क्या है कि वोट देने से पहले हम लोग उम्मीदवार को देखें या फिर पार्टी को देखें? क्योंकि उम्मीदवार आपके यहाँ पुल सड़क तो बनवा देगा, लेकिन जो आपके भविष्य बनाएंगे, ऐसी कोई जो नीतियाँ होंगी वो तो सरकार में बैठे लोग ही तय करेंगे। कहने का मतलब आपका सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं तय करेगा, हो सकता है कि पार्टी जो है किसी बाहुबली को टिकट दे दे या फिर किसी ऐसे अराजक तत्व को दे दे जिसको आप पार्टी की वजह से वोट दे दे, एनडीए कोई ऐसी कैंडिडेट दे दे जिसके एनडीए के नाम पे आप वोट दे दे, या फिर महागठबंधन भी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैंडिडेट देखें या फिर पार्टी? बिल्कुल, कैंडिडेट बहुत बड़ा फैक्टर है। आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को तो आपको देखना ही चाहिए, और अगर आप सही मुद्दे पे वोट करेंगे, मतलब कि अगर आपका मुद्दा हो सही, तो सरकार में जो भी आएगी, ऐसा प्रशांत जी कहते हैं, उसको काम करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल अपने असली मुद्दों पर रहिए, जात पात से बाहर निकलिए और जात पात रिलीजन ये सब से बाहर निकलिए और प्रोग्रेसिव सोच के साथ वोट कीजिए, और अपने आप को होशियार ज़्यादा मत समझिए कि आप बहुत पॉलिटिकल अवेयर है। अपने लिए एक अच्छी व्यवस्था बना नहीं पाए हैं आज तक, तो बनाइए एक अच्छी व्यवस्था और मुद्दों पर वोट करिए। कैंडिडेट बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, पार्टी तो 2 ही आप मान के चल रहे हैं, बाकी देखिए क्या होता है।
दोस्तों इन दोनों का जो है अपील सुन लिया है। आखिरी में मैं भी यही कहना चाहूँगा कि छठ पूजा बड़े सौहार्दपूर्ण मनाइए, फिर उसके बाद वोट भी ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग छठ पूजा में घर से अगर घर गए होंगे तो 5-7 दिन बाद चुनाव होगा, तो क्या करिए आपकी वोट दे के ही आइए। वोट प्रतिशत जो है बिहार का अभी भी हम लोग जो है 60% को ठीक ढंग से पार भी नहीं कर पाए हैं। तो मेरा यही अपील है आप लोग से कि वोट देने के बाद ही वापस अपने शहर की ओर प्रस्थान करें। रोजी रोटी ज़रूरी है, लेकिन ये आपके भविष्य की बात भी है। कम से कम आप प्लान कर चुके हैं तो आपके बच्चे को ऐसा ना करना पड़े, इसको आप ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। नमस्कार।